हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के 3 लेक्चर हो चुके थे जो कि निशु मैम के द्वारा कराए गए थे। लेकिन आप लोगों की डिमांड और साथ ही साथ मैम की तबीयत ठीक न होने की वजह से इस लेक्चर को अब मैं कंप्लीट कराऊंगा, या यूं कहें कि शॉर्ट नोट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी मैं कंप्लीट कराऊंगा और आप लोगों को मजा भी आएगा कंप्लीट करके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और बायोलॉजी ये सेक्शन तीनों कंप्लीट हो चुके हैं और एनवायरनमेंट के अगले 3 लेक्चर और आएंगे जहां पर आपका एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू कर देंगे। साथ ही साथ आपका एंशिएंट मिडिवल, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बच रहा है वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनको बता दूं कि ये घटनाचक्र पूर्वालोकन जो सीरीज होती है उसके शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं एकमात्र यूट्यूब प्लेटफॉर्म ग्लैंस एकेडमी के द्वारा। क्योंकि आरओ और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में अगर आप सफलता चाहते हैं कि ये प्रीलिम्स आपका निकल जाए तो आपको घटना चक्र पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। लेकिन बुक इतनी मोटी होती है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं हो पाता, जिसलिए आप लोग उस बुक को फिर स्किप कर देते हो और बहुत सारे पीवाईक्यू और डिटेल एनालिसिस वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ के फिर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता। और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म ग्लैंस एकेडमी के द्वारा शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए गए हैं और जिसकी पीडीएफ भी आप आसानी से परचेस कर सकते हो, उस पीडीएफ को खरीद भी सकते हो, जिसके लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और वहां से पूरी पेमेंट डिटेल लेकर आप वहां से पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डेमो पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और लास्ट टाइम मैम ने जो है कि आपका चैप्टर नंबर 6 जो था वहां तक कंप्लीट कराया था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अन्य जन आंदोलन, क्योंकि इससे पहले जो कृषक आंदोलन वगैरह हो रहे थे वो सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन अब अन्य जन आंदोलन की बात करेंगे जो 1857 की क्रांति से पहले भी हुए और 1857 की क्रांति के बाद भी हुए अलग अलग। लेकिन हम इनको एक कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे तैयार करेंगे। जैसे 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव शुरू हुआ, तो भाई 1857 से पहले कौन सा हुआ, पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए। तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मैं आपको एक हिंट देता हूं कि भाई हमने पढ़ा था एक संथाल विद्रोह। कौन सा पढ़ा था? संथाल विद्रोह। और ये जो विद्रोह हुआ था ये 1856 में हुआ था, यानी 1856-55 के बीच में हुआ था। और जैसे 1857 का जो कि एक नेशनल विद्रोह के तौर पे हुआ, हालांकि इसके कई सारे जो संगठन थे, स्पेशली पंजाब यूनिस्ट पार्टी थी और भी पार्टियां थी जिन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन नील विद्रोह जो हुआ वो हुआ 1859 और 60 के बीच में। और ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था मुख्य रूप से आपके बंगाल के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे नील की खेती को जो है कि ज्यादा फोकस किया जा रहा था जबरदस्ती, जबकि जो किसान थे, मजदूर थे, वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। और ये क्यों हुआ इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो देखिए, पहले तो हम समझना है कि 1859-60 में, जो कि 1857 की क्रांति के बाद हुआ, बंगाल में जो नील विद्रोह था उसका नेतृत्वकर्ता विश्वास बंधु थे, जिसमें दिगंबर बंधु और विष्णु विश्वास, यानी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। और इसी समय हिंदू पैट्रियाट नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें इसका चर्चा भी की जाती है, और ये पुस्तक हरिश्चंद्र मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई थी। और एक और पुस्तक लिखी जाती नील दर्पण, जो कि दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई और जिसमें नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया गया था। तो आप यहाँ पर देखो, कई सारे पॉइंट आप यहाँ से कवर कर सकते हो कि हिंदू पैट्रियाट में भी जो है कि इसका वर्णन किया गया, नील दर्पण में भी इसका वर्णन किया गया। और 1860 में इस विद्रोह के समाप्त होने पर एक नील आयोग का गठन किया गया, जिसमें कुछ अंग्रेज अधिकारियों के साथ भारतीय नेतृत्वकर्ता भी इसमें शामिल होते हैं। और फिर उनके बीच एक समझौता होता है कि किसान अब नील की खेती नहीं करना चाहते, किंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती जो है कि इसकी खेती करवाई जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पहले जो भारत में नील की खेती होती थी तो पूरे वैश्विक स्तर पे भारत के नील की खेती का प्रयोग किया जाता था वस्त्रों को नीला रंग देने के लिए या अलग अलग प्रकार का रंग देने के लिए। लेकिन चाइना और अमेरिका में उसी दौरान इस नए जो है कि पेंट वगैरह, या यूं कहें कि नए कलर का इजाद कर लिया गया, खोज कर ली गई, जिससे भारतीय नील की खेतियों का अब ज्यादा महत्व नहीं रह गया वैश्विक स्तर पे। तो किसान चाहते थे कि जब हमें वैसा नहीं मिल पा रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो हम फिर क्यों नील की खेती करें। लेकिन जो नील के बागान मालिक थे वो चाहते थे कि हम तभी आपको नील की खेती से छोड़ पाएंगे, कि आपकी नील की खेती को बंद तभी करेंगे जब आप इसके बदले हमें लगान दोगे, वो भी 50% तक। तो किसानों ने कहा कि ये तो अत्याचार है भाई, इस तरीके से आप हमसे जबरदस्ती ये काम करवा रहे हैं। तो इसी के विरोध में यह विद्रोह हुआ और जिसके बाद एक नील आयोग का गठन किया गया।
तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास होने लगा और नई खोजों के कारण विश्व बाजार में अब इसे अलाभकर समझा जाने लगा, यानी कि अब इसका कोई बेनिफिट नहीं रह गया नील की खेती का। इसलिए जो है कि वैश्विक स्तर पे भारतीय नील की अब जो बाजार था या व्यापार था उसकी डिमांड कम होने लगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूरोपीय बाजार थे यहाँ पे कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा 20वीं सदी में, और 1788 में भारतीय नील का जो निर्यात था वो लगभग 30% हो गया घट के, जबकि 1810 में 95%। आगे पॉइंट देखते हैं कि वंदे मातरम गीत के बारे में बात करें तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है और इन्होंने आनंद मठ में जो है कि लिखा था। आनंद मठ मुख्य रूप से एक उपन्यास है, न कि कहानी न कविता, कुछ नहीं, उपन्यास है। और इसी उपन्यास में आपको सन्यासी विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है। और सन्यासी विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? तो ये 1760 के आसपास होता है और जो लगभग 1800 ईस्वी तक चलता रहता है। ये भी बंगाल में सन्यासियों के द्वारा हुआ था, क्योंकि जब अंग्रेजों ने तीर्थ यात्राओं को प्रतिबंधित कर दिया था तब उस समय जो सन्यासी लोग थे इन्होंने इस विद्रोह को शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आप देखोगे वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, आनंद मठ उसमें लिखा गया है। और आनंद मठ एक उपन्यास है जो कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन इसी में देखने को मिलता है। और वंदे मातरम की बात करें तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं कि 1911 में जनगण मन, इट मीन्स की राष्ट्रगान, जनगण मन, या यूं कहें कि हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान को ही सबसे पहले गाया गया था 1911 में, और ये भी गाया गया था कलकत्ता में। तो फिर चाहे आपका राष्ट्रगीत हो वंदे मातरम या राष्ट्रगान हो जनगण मन, ये दोनों ही कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। अंतर इतना होगा कि वंदे मातरम 1896 में और राष्ट्रगान 1911 में। अब यहाँ पे कुछ विद्रोह हैं और उससे मिलान करने के लिए वर्ष दिया है। जैसे पावना विद्रोह की बात करें तो ये 1873 से 76 के बीच में हुआ। दक्कन का किसान विद्रोह हुआ था 1875 में। सन्यासी विद्रोह की बात करें 1763 से 1800। कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 से 1832 तक। और यहीं पे एक और विद्रोह होता है दोस्तों, कूका विद्रोह, और एक होता है कुकी विद्रोह। तो कुकी विद्रोह कहाँ हुआ है और कूका विद्रोह कहाँ हुआ है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगर आगे रहेगा तो मैं आपको डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अब यहाँ पर आपने ये 4 विद्रोह देखे, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि इन विद्रोहों को मिलान करने के लिए पूछा जाता है। और उसी तरीके से एक वहाबी आंदोलन था जो मुस्लिमों के द्वारा चलाया जा रहा था। तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली जो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये पटना होता था। क्या होता था? पटना में जो है कि वहाबी आंदोलन को शुरू किया गया था। और इसके बारे में और जानकारी हम आपको देंगे कि जो वहाबी आंदोलन था, इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी साहब थे। ध्यान देना, बरेली नहीं, रायबरेली जो कि प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, वहां के सैयद अहमद बरेलवी जी थे। और इनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम जी, लियाकत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। और यही फिर आंदोलन फिर धीरे धीरे पटना का मुख्य केंद्र बन जाता है। और कूका आंदोलन की हम बात कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था कि कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो ये कमेंट सेक्शन में पूछा था, लेकिन उसका आंसर यही मैं आपको बता दूं कि पंजाब में होता है। यह भी एक धार्मिक आंदोलन होता है। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया या किस तरीके से संगठित किया गया? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया। ये पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था, या इनको हम सियान साहब भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य था कि जो सिख धर्म है इसमें प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करना। और बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था बाद में, जिसको हम गुरु राम सिंह कहते हैं। और ये 1872 में इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो ध्यान देना कि कूका आंदोलन से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो पंजाब में आयोजित हुआ। किस प्रकार का था, तो ये प्रारंभिक स्तर पे धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित था। मतलब कि जो सिख धर्म चल रहा है इसमें जो भी बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, प्रचलित है, उन्हें दूर करो। तो उस समय तो भगत जवाहर मल के द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन जैसे इसने राजनीतिक रूप पकड़ा, यानी अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ने लगा, पंजाब में नेतृत्वकर्ता होने लगा भारतवासियों का, तो यहाँ पर फिर इसका नेतृत्व गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया। इसी तरीके का एक और आंदोलन है जो आपसे पूछा जाता है, पागलपंथी विद्रोह, जो कि एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय के रूप में यह भी उभरता है और गारो जनजाति से संबंधित है। इट मीन्स कि मेघालय की गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंती जनजाति और उत्तरी बंगाल के करमशाह ने इसको चलाया था, जिसका नाम था, इनका पुत्र था टीटू। और 1825 में शेरपुर पर इन्होंने अधिकार भी किया।
और आगे देखते हैं, फराजी आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो फराजी आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो शरीयतुल्लाह का पुत्र दादू मियाँ थे और बंगाल से अंत में वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। ये बंगाल से शुरू हुआ लेकिन अंत में ये वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। 1818 से 62 तक थे। शरीयतुल्लाह जी के अनुयायी भी थे फराजी लोग। इसी तरह एक वेलुपंथी विद्रोह था दोस्तों, जो कि 1805 में वेलेजली केरल ट्रावनकोर के महाराजा से सहायक संधि करते हैं। यहाँ पे वेलुपंथी की बात करें, वेलुथम्पी भी होता है इसको। और गंजाम और गुसपुर या गुमसुर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही, जिसमें गंजाम में 1800 से 1805 का विद्रोह हुआ तथा गुमसुर में विद्रोह 1808 से 1837 तक चला। और इसका नेतृत्व श्रीकर गांजा और बाद में उसके बेटे धनंजय भाड़ा के द्वारा किया गया, सेकंड के। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है, आप देखोगे कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, क्योंकि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक विद्रोह भी एक शुरू किया गया था, जो कि वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। बाद में इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी और इन्होंने जनजातियों को प्रशिक्षित कर एक लड़ाकू बल में परिवर्तित किया, जहां से आगे एक विद्रोह चलता है, रामोसी कृषक विद्रोह। तो ये पूछा जाता है मिलान करने के लिए कि कहां पर आयोजित किया गया, तो महाराष्ट्र में। फिर एक गडकरी विद्रोह होता है। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले और उनके वंशानुगत कर्मचारी थे, यानी जो मराठा लोग थे उनके किलों में शुरू से ही ये काम करते रहते थे। और 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह किया था इन्होंने। कहां पर विद्रोह किया था? कोल्हापुर में। तो गडकरी लोग मराठा क्षेत्र से संबंधित थे। फिर यहीं पे एक खोंद जनजाति आती है आपकी, जिसका बारे में बात करें तो खोंद जनजाति की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि मानव बलि या मरीहा प्रथा निषेध करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था। हालांकि अंग्रेजों ने तो मानवीय प्रजाति और साथ ही साथ इन बलि न होने के कारण से इस विद्रोह को रोक मतलब ये कानून लाया था कि अब मानव बलि नहीं होगी, जिसको मरीहा प्रथा भी कहते थे। लेकिन वही है ना, जनजातियां अपनी नियम और प्रथाओं के अंतर्गत किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती। फिर चाहे संथाल हो, चाहे उरांव हो, चाहे मुंडा विद्रोह देख लो, या फिर आप खोंद जनजाति का विद्रोह। हालांकि इसका नेतृत्व करता चक्र बिसोई व्यक्ति था और अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण करने से ने एक मरीहा नाम की एजेंसी फिर बाद में गठित की। अब आइए आगे देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक है कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह कहाँ पे होता है, तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र सिंहभूम में होता है, जो कि झारखंड में रहता है। और नेतृत्वकर्ता के रूप में बुद्धो भगत या ताना भगत भी इनको हम कहते हैं, बुद्धो भगत या बुद्धू भगत। 1831-32 में कोल विद्रोह आयोजित किया गया और जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना, यही इसका विद्रोह का कारण था कि जो जमींदारों ने भूमि कर को अत्यधिक बढ़ा दिया था, जिसके विरोध में ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह शुरू किया गया था। इसी तरीके से एक बघेरा विद्रोह था जो 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था और ये बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा मतलब गुजरात में आयोजित किया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न विद्रोह क्रमानुसार कौन कौन से थे, तो ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है आपसे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न विद्रोह क्रमानुसार कौन कौन थे। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले 1764 में हमने देखा, केवल ये बंगाल का सिपाही विद्रोह। फिर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये 1806 में हुआ। फिर उसके बाद कच्छ का विद्रोह 1819-31 में, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855-56, मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1899 से 1900 और चेरो विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1800। तो यहाँ पे कुछ क्रमानुसार आपको पता रहना चाहिए। तो बंगाल का विद्रोह 1764, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31, कोल विद्रोह 1831 से 32 और संथाल विद्रोह 1855 से 56 और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक था। और चेरो विद्रोह एक और होता है जो 1800 ईस्वी में होता है। अब यहाँ पे संथाल विद्रोह के बारे में एक जानकारी देखनी है कि इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था, तो ब्राउन और लायड के द्वारा किया गया था। और इसके नेता थे सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। ये सभी चारों के चारों भाई थे। और अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे इसमें? मेजर बरो, और जो कि पराजित हो जाते हैं इनसे, क्योंकि संथाल विद्रोह में कहीं ना कहीं हमारी जनजातियां जीतती हैं। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने एक नियम बनाया और संथाल परगना को स्वायत्तता प्रदान कर दी कि इस क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सेना जो है कि प्रवेश नहीं करेगी और ना ही कोई इंटरफेयर करेगी। तो इस प्रकार से संथाल विद्रोह विजयी रहा था। आगे अहोम विद्रोह की बात करें, जिसका प्रारंभ गोमधर कुंवर जी के द्वारा किया गया था 1828 में। और इसका कारण था कि अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना, यानी ये चाहते थे कि अभिजात वर्ग का जो क्षेत्र है उसको वापस न किया जाए। और अंग्रेजों ने उत्तरी असम के प्रदेश जो महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए थे। तो यही बात थी। तो अहोम विद्रोह जो था वो मुख्य रूप से कहां पर होता है? 1828 ईस्वी में आसाम में होता है और जिसके नेतृत्व करता
गोमदर कुंवर साहब थे। संथाल हुल एक नाम से देखोगे तो हुल एक तरीके से प्रजातियों का एक त्योहार के रूप में था, तो या सॉरी विद्रोह के रूप में। तो भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे और इसमें गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे इस समय, और कोई बात नहीं थी यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था और यह विद्रोह भागलपुर से बर्दवान तक फैलता रहा। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? तो भाई ये प्रश्न अगर आप देखोगे कि जब संथाल विद्रोह समाप्त होता है तो उसके बाद कौन सा जो अंग्रेजों के द्वारा या औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? पहला काम कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया और इसे स्वायत्ता दे दी गई, और किसी भी संथाल का अब गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर नरी खंड भी इसे कहा जाता था, जो संथाल का परगना था उसे नरी खंड भी कहा जाता था। फिर एक भील विद्रोह की बात करें तो भील विद्रोह, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी, खाना देश में यानी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में रहती थी। फिर एक रंपा विद्रोह की बात करें तो ये आदिवासियों का विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध में हुआ था। जो अंग्रेजों द्वारा जो वन कानून लाए गए थे कि वन से बाहर किया जाएगा और भी चीजें अलग अलग किया जाएगा, तो ऐसे में जो आदिवासी समूह था वो विरोध करने लगता है कि भाई हमारी जल जंगल जमीन जो ये अधिकार है ये आप हमसे मत छीनिए। और ऐसे में यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित एक रंपा पहाड़ी क्षेत्र में आयोजित हुआ और इसलिए रंपा विद्रोह पूछा जाता है। तो रंपा विद्रोह का स्थल पूछा जाता है कि कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह या उलगुलान भी कहते हैं, यानी हलचल मचाने वाला। तो 1899 से 1900 के बीच में था। इसके नेता थे बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा भी कहा जाता था या जगत पिता भी कहते थे। डीकुओं और गैर आदिवासियों से, जिसे डीकू कहते हैं अर्थात कि गैर आदिवासी, क्योंकि जो मुंडा विद्रोह था, जो मुंडा जनजातियां थी वो अपने आप को आदिवासी या जनजातियां कहती थी, लेकिन बाकी लोग चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो या अंग्रेज हो या भारतीय हो, उन्हें वो डीकू कहते थे या गैर आदिवासी भी कहते थे और इनसे हमारी लड़ाई होगी, यानी ऐसा मुंडा विद्रोह में कहा गया था नेता के द्वारा। और 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम के जामकोई वन में सोते हुए जो है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया बिरसा मुंडा को, और ये विद्रोह जो था वो रांची से भागलपुर तक विस्तारित था। तो इसको बस 2 बातें पूछी जाती कि मुंडा विद्रोह कब आयोजित किया गया, तो 1899 से 1900। इसके नेतृत्व करता बिरसा मुंडा, जिनके अन्य नाम थे धरती आबा और जगत पिता। साथ ही साथ यहाँ पे जो विद्रोह था वो गैर आदिवासियों या दीकुओं के खिलाफ में था। और 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर यहीं पे एक ठक्कर बापा की बात करेंगे तो ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। तो ये पूछा जाता है कि आदिवासी शब्द किसने प्रयोग किया, तो ठक्कर बापा ने किया। और हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी ये रह चुके और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अब एक विद्रोह आता है हो विद्रोह, जो कि झारखंड की एक जनजातीय हो, और इसने 1820 से 21 के बीच में किया था और यह भी संथाल परगना से संबंधित थी। फिर खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 में किया गया था, यह स्पेशली बिहार में था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1862 में आत्मसमर्पण भी कर दिया था। तो ये किससे संबंधित है, ये खैरवार से संबंधित ही था। अब यहाँ पे नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह कब होता है, 1859 से 60 के बीच में होता है। और दक्कन के जो दंगे हुए थे ये 1875 में हुए थे, जिसका तात्कालिक कारण था कि अकाल की छाया एवं महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, यानी अकाल तो उस समय पड़ ही रहे थे, साथ ही साथ महाजनों और सेठ साहूकारों के द्वारा जो ऊंची ब्याज दर पे पैसे दिए जा रहे थे, जिससे गरीब मजदूरों का और भी अधिक शोषण हो रहा था। तो ऐसे में जो दक्कन के किसान थे, जो मजदूर थे, इन्होंने फिर विद्रोह कर दिया कि नहीं ये गलत है, और ये दक्कन के दंगे आपसे पूछा था 1875 में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो 1921 में, जो कि मालाबार केरल में हुआ था। और ध्यान देना कि जो मोपला विद्रोह हुआ था, ये मोपला कौन थे, ये किसान थे, जो कि कैसे थे, मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम किसान थे, और इन्होंने हिंदू जमींदारों के विरोध में किया था। लेकिन ये भी था तो मुख्य रूप से आर्थिक आंदोलन, लेकिन आगे चल के अंग्रेजों ने इसे भी एक
राजनीतिक और सांप्रदायिक आंदोलन का नाम दे दिया या उस ग्रुप में इसे कन्वर्ट करा दिया, क्योंकि अंग्रेज तो फूट डालो राज करो नीति में बहुत विश्वास रखते थे। इन्होंने देखा कि मोपला विद्रोह क्यों हो रहा है, क्योंकि मोपला एक किसान है जो कि मुस्लिम वर्ग से आते हैं और यहाँ पे जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वो जमींदार या पूंजीपति हैं, तो क्यों ना हमें इन दोनों को आपस में लड़वा दें। तो हालांकि शुरू तो हुआ था ये आर्थिक सुधारों को लेके, लेकिन आगे चल के राजनीतिक रूप में और सांप्रदायिक रूप में ये आंदोलन बदल जाता है। फिर ऐसी पावना विद्रोह की बात करेंगे जो कि 1873 में बंगाल में हुआ था। एका विद्रोह की बात करें 1922 में अवध में हुआ था एका विद्रोह। तेभागा आंदोलन की बात करें तो 1946-47 में हुआ था और ताना भगत आंदोलन की बात करें तो ये 1914 में हुआ था। और अगर एका विद्रोह की और डिटेल अगर हम जानकारी की बात करें तो ये आपके यूपी के हरदोई, बहराइच, सीतापुर में आयोजित किया गया था और जिसका मुद्दा क्या था कि निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना। यानी यूपी के हरदोई, बहराइच, सीतापुर में था ये और इसका मुद्दा था निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान का वसूलना। इसका नेतृत्व करता कौन कर रहा था, तो पिछड़ी जाति के जो मदारी पासी थे इन्होंने ही किया था। अब इसी तरीके से और भी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे रंपा विद्रोह की फिर बात करें तो ये 1879-80 में हुआ था और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। जयंतिया विद्रोह ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी थी उसके द्वारा 1860 से 63 के बीच में हुआ। मोपला विद्रोह जमींदारों के शोषण के विरुद्ध हुआ और जो जमींदार थे दोस्तों वो कौन से वर्ग के थे, हिंदू वर्ग के, ये मैंने आपको बताया। इसी तरीके से 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उससे पहले एक छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, जैसे बैरकपुर में विद्रोह, तो ये 1824 में विद्रोह हुआ था। ऐसे ही बहरामपुर का विद्रोह था, ये 1857 में हुआ था। तो बहुत सारे लोग जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, ये बैरकपुर छावनी वाला विद्रोह जो कि आपके 1857 से पहले हो जाता है और इसको मान लेते हैं। तो ध्यान देना, बैरकपुर में जो सिपाही विद्रोह होता है वो 1824 में हुआ है और बहरामपुर का 1857 में। इसी तरीके से कोली विद्रोह था जो 1784 से 85 में मध्य महाराष्ट्र में किया गया था। अब यहाँ पे एक चुआर विद्रोह की बात करें जो कि 1768 में आयोजित किया गया था। इसमें मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमि कर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। तो चुआर विद्रोह भी पूछ लिया जाता तो कहां पर हुआ था, ये मिदनापुर में हुआ था, इट मींस की वेस्ट बंगाल में, और आदिम जनजाति के लोगों ने किया था। और चुआर विद्रोह कब हुआ था, 1768 में हुआ था। तो बस यही छोटे छोटे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि भूमि कर तथा अकाल के कारण जो आर्थिक संकट हुआ था उससे प्रभावित होकर यह किया गया था। और अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा जो क्रांति प्रारंभ की गई थी एमपी और महाराष्ट्र में की गई थी भीलों के द्वारा, तो भील विद्रोह के नाम से इसे हम जानते हैं। आगे देखते हैं, एक ताना भगत आंदोलन की अगर मैं बात करूं जो कि कहां पे हो रहा था, 1914 का। इसका प्रारंभ उरांव जनजाति या उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत, ये तीनों ही भाई बंधु थे, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था ताना भगत। और कुकी विद्रोह ये भी मणिपुर और त्रिपुरा जैसी जनजातियों में हुआ था, कुकी जनजातियों के द्वारा 1917 से 19 में। अभी हमारा लास्ट एक आंदोलन है तेभागा आंदोलन, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जानकारी के साथ पढ़ेंगे 1946-47 में। तो ये बंगालों का जो बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन है उससे संबंधित है। तो ये बंगाल के प्रसिद्ध किसानों के द्वारा शुरू किया गया था और किसानों ने जो फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था, जो अंग्रेजों के फ्लाइट कमीशन के द्वारा दिया गया था। और इसके नेता थे कंपाराम सिंह व भवन सिंह। तो तेभागा आंदोलन के अक्सर नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछ लेता है और क्षेत्र के बारे में कि कहाँ पे हुआ, 1946-47 में बंगाल में हुआ था। और नारायण मेघाजी लोखंडे की बात करें तो 1848 से 97 के बीच में भारत में श्रम आंदोलन के ये अग्रदूत भी माने जाते हैं, एनएम लोखंडे जिनको हम कहते हैं। इन शॉर्ट जो नाम आता है आपके सामने वो आता है एनएम लोखंडे साहब। अब यहाँ पर हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, चैप्टर नंबर 8, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। कैसे जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास करने के लिए बहुत सारे जो आयोग बनते हैं, जिसमें हंटर आयोग बनता है और राधा कृष्ण विश्वविद्यालय आयोग बनता है, बहुत सारे मदरसे खोले गए, बहुत सारे संस्कृत कॉलेज खोले गए। तो इन सभी की जानकारी एक ही जगह हम चैप्टर में कवर करेंगे, जो कि आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से ही प्रश्न बनते हैं। क्योंकि इतिहास में दोस्तों कॉन्सेप्ट पे आधारित तो यूपीएससी प्रश्न पूछता है, लेकिन पीसीएस और आरओ के एग्जाम में आप देखोगे कि मैक्सिमम प्रश्न आते हैं आपके तथ्यों पर आधारित। तो सबसे पहला तथ्य आता है कि 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की एक स्थापना की थी और इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल। और 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोगी
एक विलियम जोन्स महोदय थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और ये मुख्य रूप से जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, ये जमींदारों के सहयोग से स्थापित की गई थी और ये जमींदारों की भलाई के लिए थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है और 1780 में मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। वहीं 1791 में बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। ध्यान देना, संस्कृत कॉलेज बनारस में 3 प्रकार से आते हैं। एक आपका आएगा रणवीर संस्कृत मतलब रणवीर संस्कृत विद्यालय जो बीएचयू से एफिलिएटेड है। इसी तरीके से सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि एनी बेसेंट के द्वारा खोला गया। तो इन सब स्कूलों से अलग जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में संस्कृत स्कूल खोला था, संस्कृत कॉलेज। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, आप पीवाईक्यू को भी देख सकते हैं। हालांकि कल से मैं पीवाईक्यू की सीरीज शुरू कर रहा हूं, कल से मतलब कल से, अब उसको डिले नहीं किया जाएगा। और यूपी स्पेशल की भी जो है कि आपके एमसीक्यू शुरू किए जा रहे हैं कल से ही। तो दोनों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे पूरी कंप्लीट आपकी आरओ की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ या अदर घटना चक्र नोट्स की भी अगर आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, जहां पे आप मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मेडिवल, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, सभी के नोट्स आप ले सकते हो, पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, जो कि मैंने और निशु मैम के द्वारा तैयार किए गए, जिससे आप घटना चक्र को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे और आपको सहूलियत हो जाएगी फिर पढ़ने और याद करने की। तो दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में तो हुई थी, लेकिन हुई कब थी? 1784 में, और विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता का पद आ रहा था वो मिल रहा था आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के पास। लेकिन विलियम जोन्स को ध्यान में रखते हुए या उनके घनिष्ठ मित्र को या उनकी योग्यता को देखते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये अध्यक्षता का पद अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि इसको विलियम जोन्स के पास ही अध्यक्षता होनी चाहिए एशियाटिक सोसाइटी की। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट, मतलब कि कह सकते हो उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक थे, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। लेकिन फिर भी उसने विलियम जोन्स के सम्मान में इस चीज को छोड़ दिया, अध्यक्षता को। अब पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। ध्यान देना कि एक पेरिस की भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन को। फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद कराया। आंग्ल का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद कराया। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया? तो चार्ल्स विल्किंस ने कराया था। शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था 1799 में। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य कारण क्या था? कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता हो रही थी, जिससे प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता भी बनी रहती थी। क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व जितना भी ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत में जो हमें प्रशासन चलाना है, तो उसके लिए 2 चीजें हमें चाहिए। या तो हमारे पास काबिल अफसर होने चाहिए, योग्य अफसर होने चाहिए, जो कि हमें मिलेंगे ब्रिटेन से। और जब ब्रिटेन से आएंगे वो सारे के सारे अफसर, तो उनकी सैलरी और उनके खर्च, उनके रहने का वेतन, हर चीज बहुत महंगा पड़ रहा था। दूसरा, वो भारतीय शिक्षा को भी नहीं जानते थे, क्योंकि अगर भारतीयों पर आपको शासन करना है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की भाषा और यहाँ के विचार को समझना जरूरी है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम यहीं के लोगों को तैयार करके शिक्षा पद्धति में शामिल करते हुए फिर भारतीय प्रशासन में हम इन्हें शामिल कर लेंगे। तो यहाँ के बहुत सारे लोगों के लिए फिर शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसको मैं आगे अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थियरी के बारे में बताऊंगा आपको। तो वहां से इन्होंने सोचा कि एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग हम तैयार कर लेंगे, और जो छोटे छोटे प्रशासनिक पद जैसे कि सिपाही का, क्लर्क का, बाबू का, चपरासी का, ये पद संभाल लेगा। और इस पद के लिए अगर हम अंग्रेजों को बुला रहे हैं तो इस पद का काम तो बहुत कम होता है। भाई चपरासी का काम क्या होता है? फाइल को यहां से वहां पहुंचा देना। या जो क्लर्क होता है उसका काम क्या होता है? कुछ आंकड़ों का रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना। लेकिन इस काम के लिए अगर हम अंग्रेज अधिकारियों को बुला रहे हैं, अंग्रेज कर्मचारियों को बुला रहे हैं, तो ज्यादा ऊंचा वेतन लेंगे और ज्यादा महंगी पड़ेगी ये प्रशासनिक व्यवस्था। इसलिए इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर शुरू की। तो ये मत सोचना कि अंग्रेज कभी भी शिक्षा व्यवस्था को भारतीयों के हित में लागू कर रहे थे, नहीं। ये प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है कि अंग्रेजों का शिक्षा पद्धति लागू करने के पीछे क्या कारण था? क्या भारतीयों के हितों को प्रभावित करना था? नहीं, बल्कि भारतीयों का शोषण करना, भारतीय प्रशासन को आसानी से चलाना, कम खर्चों में चला पाना, जिससे प्रशासन का खर्च बच सके, ये सब था। मुख्य रूप से शोषण करना उनका उद्देश्य था। जैसे
रेलवे का विकास भी अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था कि ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वस्तु को बेच सके, बाहर से आई हुई आयातित वस्तु को हम बेच सके और जरूरत पड़ने पे सैनिक विद्रोह को दबाने के रूप में या किसी प्रकार के विद्रोह को दबाने के रूप में तुरंत जो है कि हम अपनी बड़ी सेना को भेज सके सुदूर देश में या सुदूर क्षेत्र में। लेकिन इसी कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत में रेलवे का भी विकास होता है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि अंग्रेज भारत की भलाई चाहते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। केवल ये अपने हित में काम कर रहे थे, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं ये भारत का भी विकास कर रहे थे। आगे देखते हैं, यहां पर एक वुड डिस्पैच के बारे में बात करेंगे जरा डिटेल से कि वुड डिस्पैच जो घोषणा पत्र था इसके बारे में जरा डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपसे पूछता है। जैसे पहली बार वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था, और ये सहायता अनुदान व्यवस्था जिसको ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी, अर्थात कि सहायता अनुदान व्यवस्था के तौर पर इसे शुरू किया गया था। क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश भी यहाँ पे की गई थी। तो 3 विश्वविद्यालय थे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था कि शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और सुधारों आदि पर विचार किया जाएगा, और ये जो उच्च शिक्षा है इसको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल किया गया। लेकिन यहाँ पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर देखोगे कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी, जो कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1857 में। तो 3 प्रश्न बनते हैं। वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। कौन से 3 प्रेसिडेंसियों में जो है कि विश्वविद्यालय ओपन किए गए? कलकत्ता, बंबई, मद्रास। 1857 में। किसके तर्ज पे? तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे। यहाँ पे हायर एजुकेशन का माध्यम क्या होगा? तो अंग्रेजी माध्यम होगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा, और साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये चार्ल्स वुड के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था, इसीलिए इनके नाम पर ही इसे वुड डिस्पैच कह दिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करती थी, और इसी के नाम पर वुड डिस्पैच इसको नाम दिया गया, और अंग्रेजी शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जहां से हायर एजुकेशन में अंग्रेजी शिक्षा पर ज्यादा बल दिया जाने लगा। और यहाँ पे 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। तो ध्यान देना कि जब 1857 में 3 तो पारित हो गए थे, कहाँ पे? कलकत्ता, बंबई, मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो हायर एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय पारित किए गए थे, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही साल में बन जाएंगे, 2-3 साल लगा इनको बनने में। यानी 1860 के बाद इसमें एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत शुरू होने लगी, या यूं कहो कि 1860 में प्रॉपर नहीं हुई थी, क्योंकि एक आध बिल्डिंग ही बन के थोड़ी बहुत स्टडी शुरू हो पाई थी। तो इसका समीक्षा करना था कि भाई देखे कहां तक जो है कि वुड डिस्पैच के माध्यम से भारतीय शिक्षा में प्रगति हुई, और ब्रिटिश प्रशासन के लिए कितने लोग तैयार हो पाए, कितने लोग सक्षम हो पाए। तो इसकी अध्यक्षता के लिए, तो मतलब इसकी समीक्षा के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन साहब यहाँ के गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम शिक्षा आयोग को नियुक्त किया, और इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर भी विशेष जोर दिया गया। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना भी हुई थी 15 अगस्त 1906 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई। और सैडलर आयोग की बात करें तो ये शिक्षा से संबंधित है। पहली चीज, जैसे पूछ लेता ना आपसे कि सैडलर आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अकाल से, शिक्षा से, प्रशासन से, या न्याय व्यवस्था से? तो ये शिक्षा व्यवस्था संबंधित है, और ये 1917 में आयोजित हुआ, यानी 1917 में गठित हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों में के तहत 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में भी एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसमें 2 भारतीय सदस्य, जिसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा गुरुदास बनर्जी को भी नियुक्त किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में होता है, ध्यान देना। तो इसमें 2 भारतीय भी शामिल थे, और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। आयोग के सुझाव पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ, और यही आगे चल के राधा कृष्ण करके, सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग के रूप में भी आगे देखा जाएगा 1948 में। और मैकाले ने, मतलब कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, और इसी को हम मैकाले मिनट भी कहते हैं, जो 1835 में जारी किया गया था। तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन थियरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, यानी अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। तो ये पहली बात किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये मैकाले हैं। शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और अपेक्षा
की जाए कि इस वर्ग द्वारा अन्य वर्ग को शिक्षित किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि जो अंग्रेज लोग थे या मैकाले का जो प्रस्ताव था वो ये था कि हम क्यों ना शिक्षा को जो है कि समाज के उच्च वर्ग को दें, जो ब्राह्मण वर्ग हो, क्षत्रिय वर्ग हो, साथ ही साथ जो जमींदार या भूमिपति वर्ग हो, उनको हम शिक्षित करते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी संख्या क्या है, भारत में ऑलरेडी कम है, क्योंकि अमीर लोग जो है कि बहुत कम है, शिक्षित लोग जो है कि बहुत कम है। तो हम इनको थोड़ा सा शिक्षित कर देंगे तो इनके एक एक घर में काम करने वाले 5-5, 6-6 लोग हैं। नाई का काम अलग, धोबी का अलग, मोची का अलग, खेत का अलग, किसान का अलग, ये सभी लोग इनके यहाँ काम करते हैं। तो इनके साथ रह रह के धीरे धीरे इनसे गुणवत्तापूर्ण विचार सीखेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीखेंगे। और ये इन्हीं का दायित्व रहेगा मध्यम वर्ग का कि ये इन निचले वर्गों को भी शिक्षित कर सके। हालांकि इन मध्यम वर्गों ने भी अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई निचले वर्गों को शिक्षित करने के लिए। इसलिए भारत जब आजाद हो रहा था तो केवल 17 पॉइंट के आसपास केवल लिटरेसी रेट थी, जो कि बहुत ही घटिया थी पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम तो अपर वर्ग को शिक्षित कर रहे हैं, उच्च वर्ग को, और निस्यंदन सिद्धांत में थियरी जैसे फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर होकर नीचे तक जाएगी, यानी गरीब, ग्रामीण, सवर्ण मतलब जो कृषक था, नौकर वर्ग था, ये सभी इससे शिक्षित हो जाएंगे। और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र, जिसको हम लोग मैकाले मिनट भी कहते हैं, इससे पड़ती है। और इसी के द्वारा भारतीय शिक्षा पर जो है कि जो अंग्रेजी माध्यम की बात हो रही थी कि हम कौन से माध्यम को लेकर चलेंगे शिक्षा को, तो अंग्रेजी माध्यम के लिए फाइनल किया जाता है। और विलियम बेंटिक के काल में मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। तो विलियम बेंटिक के काल में 1835 में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी, तो इसमें प्रश्न आता है किन किन प्रावधानों से। तो पहला 1813 की चार्टर एक्ट, इसके द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी जाती है कि 1 लाख रुपए जो मिलेगा वो भारतीय शिक्षा पर हमें खर्च करना है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में जो आता है। प्राच्यविद और आंग्लविद में जो विवाद था, यानी प्राच्यविद जो थे इसके भी समर्थक अंग्रेज ही थे, लेकिन ये चाहते थे कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो स्थानीय और संस्कृत की भाषा में होनी चाहिए, हिंदी की भाषा में होनी चाहिए। लेकिन आंग्लविद जो कि ये भी अंग्रेज थे, लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। डी ऑप्शन है, भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया, जबकि जो एचटी प्रिंसिप प्राच्य भाषा के थे, यानी कि जो प्रिंसिप थे वो प्राच्य के समर्थक थे, प्राच्य भाषा के समर्थक थे। और मुनरो और एल्फिंस्टन अंग्रेजी भाषा के या आंग्ल शिक्षा के, जो अंग्रेजी शिक्षा है इसके समर्थक थे। और आगे देखते हैं कि किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये कई बार पूछा जाता है और यहाँ पर आपसे एक ऑप्शन दे दिया था कि क्या ज्योतिबा फूले थे या सावित्री बाई थी उनकी पत्नी, या फिर डी.के. कर्वे थे। तो इनका नाम है धोदो केशव पंत, सॉरी इनका केशव कर्वे करके पूरा नाम होता है, लेकिन इन शॉर्ट डी.के. कर्वे के नाम से बनाता है। और 1916 में, ध्यान देना कि उन्होंने जो खोला था ना, सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने, इन्होंने पूना में एक विद्यालय खोला था, विश्वविद्यालय नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं खोली थी, केवल एक विद्यालय खोला था महिलाओं की शिक्षा के लिए। लेकिन इनके प्रयत्नों से पहली बार था कि महिलाओं के लिए एक यूनिवर्सिटी खोली गई 1916 में। और डी.के. कर्वे विधवा विवाह से भी संबंधित है, क्योंकि ये विधवा विवाह के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो विधवाएं हैं उनका भी दोबारा विवाह हो सके, ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से जी सकें। और विधवाओं के उत्थान के लिए इन्होंने विधवा विवाह की प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। और 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना भी की थी। और 1958 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तिलक के द्वारा की गई थी 1880 में। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जैसे एशियाटिक सोसाइटी हमने पढ़ा था 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, वैसे एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी जो तिलक के द्वारा 1880 में स्थापित की गई थी। अब यहाँ पर हम कुछ विचारकों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम डिटेल से जरा पढ़ लेते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। और जब जब इनके बारे में और जानकारी आएगी तो हम वहाँ पे कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कि 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर एक कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, सबसे पहली बात। फिर मेयो कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की 1875 में अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 अलीगढ़ में की गई। अच्छा, यहाँ पे ये कॉलेजेस हैं दोस्तों, ध्यान देना कि ये कॉलेजेस हैं और कॉलेज के बारे में ये पूछा जा रहा है क्रम से। यहाँ राजा राम मोहन राय जी के बारे में एक ही योगदान है, वो है 1817 वाला कि हिंदू कॉलेज। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 अजमेर में हुई। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई थी। और यही आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, जब वो एंग्लो मोमडन ओरिएंटल जो है कि विद्रोह चला रहे थे उस समय। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी 1864
1924 में। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेस्ली, ये इनका पूरा नाम है, इन शॉर्ट इनको लॉर्ड वेलेस्ली भी कहा जाता है। और ये जुलाई 1800 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे, जिसको आम भाषा में कहते हैं ट्रेनिंग कॉलेज था। कि जैसे आज हम लोग आईएएस आईपीएस बनने के बाद ट्रेनिंग लेने जाते हैं ना लबासना मसूरी में, उसी तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कि जो लोग आईसीएस की परीक्षा को पास कर पाएंगे सिविल सर्विसेज को, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी भारतीय प्रशासन में शामिल होने के लिए कि अंग्रेज किस प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन 2 साल बाद ही 1802 में इस ट्रेनिंग सेंटर को लंदन में शिफ्ट कर दिया गया, भारत में इसे नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ जो ट्रेनिंग कराने वाले जो प्रोफेसर थे, जो स्टाफ था, उनके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेज से प्रशिक्षित थे। इसलिए इनको ये कहा गया कि जो लोग लंदन में परीक्षा देके पास हो रहे हैं उनकी वहीं ट्रेनिंग भी करा दो, उसके बाद उन्हें भारत भेजो। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जरा समझते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा के लिए मदन जी ने प्रबल रूप से वकालत की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने, कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। और ये अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त भी थे और आरंभ में स्कूल अध्यापक, बाद में ये वकील हो गए। पहले ये स्कूल के अध्यापक हुआ करते थे, बाद में इन्होंने वकील का पेशा अपना लिया था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना मालवीय जी ने की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने। तो जितने लोग भी बीएचयू से पढ़े हुए हैं, अगर उनके पास आईडी कार्ड होगा तो उस आईडी कार्ड में उन्होंने देखा भी होगा इस चीज को, वहां लिखा होता है कि 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, जो वायसराय थे उस समय, इनके द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, आधुनिक प्रेस का विस्तार। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे आयोग थे और कौन कौन सी शिक्षा पद्धति में विकास कर रहे थे, तो वो सारी संस्थाओं के बारे में हमने डिटेल से समझा। इसके बाद देखेंगे हम आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो अलग अलग सिस्टम पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे विद्रोह को हमने देखा, एजुकेशन पैटर्न को देखा, अब प्रेस को देखते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। लेकिन यह इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में खोजी गई, नहीं। अगर हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे तो सबसे पहले चाइना में इसका विकास किया गया, चाइना में सबसे पहले इसका इजाद किया गया था। लेकिन भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस लेकर आते हैं वो अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली लेकर आते हैं। यह प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने की, तो वो की थी पुर्तगालियों ने, और 1856 में की थी। कब की थी? 1856 में। आगे देखते हैं किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, यानी कि प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लागू करने का मतलब कि अब प्रेस पर भी प्रतिबंध रहेगा, देख के या उसे कोई भी कागज अगर छापना है या प्रेस को कोई भी न्यूज छापनी है तो उसके लिए पहले स्थानीय प्रशासन से परमिशन ली जाएगी, और इसी को हम सेंसरशिप कहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में ये प्रेस सेंसरशिप सर्वप्रथम लागू की, और इसमें कहा गया कि समाचार पत्रों के जो संपादक होते हैं, मुद्रक होते हैं, स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना चाहिए, कि ताकि अगर किसी न्यूज़पेपर में या किसी भी समाचार पत्र में अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ कोई बात लिखी गई है तो पता होना चाहिए कि उसको किसने लिखा है, कौन उसको प्रिंट कर रहा है और कौन उसका मालिक है, ताकि अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर सके। इसके पीछे यही रीजन था और कुछ नहीं था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले, अभी मैं आगे ही बताऊंगा, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के जो सचिव के सम्मुख पूर्व पर्यवेक्षण के लिए भेजना होता था। यानी कि पहले आपको अगर कोई भी चीज एडिट करवानी है, टाइपिंग करवानी है, या कोई भी एडिटोरियल पेपर में न्यूज में छपवाना है, तो पहले आपको सचिव के सामने भेजना पड़ेगा, और वो देखेगा कि ऐसी कोई बात तो नहीं लिखी जो ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ हो, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ हो, नहीं तो वो उस चीज को रिजेक्ट कर देता था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे तो ये किसने रद्द किया, तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। हालांकि इनको भारत में जो है कि बहुत उदारवादी शासक माना जाता है। उदारवादी शासक इट मींस कि उदारवादी गवर्नर जनरल या उदारवादी वायसराय भी आप कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने भारतीयों के हित में ज्यादा काम किए अंग्रेजों के हित की अपेक्षा। अब जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है कि रद्द किया गया था, जिसे लॉर्ड लिटन लेकर आया था। कौन लेकर आया था? लिटन लेकर आया था, और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भारतीयों के जो प्रेस थे उसको प्रतिबंधित कर दिया था। बहुत सारे जो है कि क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में आप नहीं छाप सकते। तो आगे चल के रिपन ने कहा कि नहीं, प्रेस एक आजादी का अधिकार है और लोगों को अपनी भाषा में अपनी क्षेत्रीय मुद्दों को छापने का अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए रिपन ने भारतीयों के हित में काम किया। रिपन ने स्थानीय स्वशासन की बात की। आपको पता होगा रिपन ने ही जो है कि रेगुलर जनगणना भी कराई, जो कि
आपके 71-72 के आसपास लॉर्ड मेयो के काल में होता है, लेकिन उसके बाद रेगुलर जनगणना भी कराई। तो भारत में रिपन का जो छवि है वो एक सकारात्मक या पॉजिटिव या यूं कहें कि उदारवादी प्रशासन के रूप में है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो यहां पर वापस आते हैं टॉपिक पे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था, तो लिटन के कार्यकाल में इसे पारित किया गया था 1876 से 80 के बीच, लेकिन इसे रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया, क्योंकि इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था जब लिटन लेकर आया था। तो रिपन ने इसे रद्द कर दिया और भारतीयों को एक आजादी दे दी कि आपको जो मन करे वो छापिए और अपनी देसी भाषा में, चाहे वो हिंदी, संस्कृत, मराठी, बांग्ला, किसी भी भाषा में आप छाप सकते हैं। और पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तिलक थे। कौन थे, तिलक थे। अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास द्वारा शुरू किया गया था, फ्री हिंदुस्तान। राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात करें तो इन्होंने दिसंबर 1821 में इन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया। तो संवाद कौमुदी या इसका दूसरा नाम प्रज्ञा का चांद, लेकिन ये बांग्ला साहित्यिक था और बांग्ला के साप्ताहिक था। फारसी भाषा में एक साप्ताहिक पत्र और इन्होंने जारी किया, मिरातुल अखबार, और या इसे बुद्धि दर्पण का भी प्रकाशन कहते हैं। तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार दोनों ही साप्ताहिक थे और दोनों, एक बांग्ला में था और एक फारसी भाषा में था। इंडियन मिरर की बात करेंगे तो अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से किया जा रहा था 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मदन जो मोहन घोष थे इनके द्वारा, और ये एक दैनिक अखबार था जो रोज छपता था। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो कि उर्दू भाषा में था, और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। फिर आगे चल के मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। तो इस तरीके से 6 भाषाओं में प्रिंट होता था। सबसे पहले उर्दू में हुआ, फिर गुरुमुखी में हुआ, फिर मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, इस तरीके से। और इसी के द्वारा जो गदर पत्र था, और ये गदर पार्टी के द्वारा निकाला जाता था जो सैन फ्रांसिस्को में गठित की गई थी लाला हरदयाल के नेतृत्व में। तो गदर पार्टी का जो पत्र था वो गदर था, ये एक तरीके से साप्ताहिक था और इसको सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया जाता था। और इससे संबंधित जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे लाला हरदयाल साहब थे, सोहन सिंह भाखना जी थे और करतार सिंह सराभा। और करतार सिंह सराभा पे ही एक मूवी आई हुई है दोस्तों, केसरी, जो कि अक्षय कुमार की। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ कि मैं बहुत कुछ मूवी से सीखता हूँ। पिक्चर मैं इसलिए हमेशा देखता रहता हूँ जो हिस्टोरिकल बेस पे हो, नॉलेजेबल बेस पे हो, सोसाइटी के बेस पे हो। अक्सर आजकल की जो मूवियां हैं वो तो सब सोसाइटी को लेकर या इशू को लेकर या किसी न किसी थीम को लेकर बनाई जाती हैं, तो मैं लगभग सारी मूवीज देखता हूं। तो करतार सिंह सराभा पे बनाई गई जो केसरी मूवी है, जिसमें अक्षय कुमार ने करतार सिंह सराभा जी का ही रोल प्ले किया है कि कैसे जो है कि 22-23 सरदारों ने मिलकर जो है कि अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। तो ये मूवी जरूर देखिएगा आप लोग। फिर आगे बात करेंगे अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी, और ये बंगाली भाषा में छापा जाता था अमृत बाजार पत्रिका। 1878 का जो देसी भाषा से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी, क्योंकि जब उस समय एक एक्ट आया था जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रूप में, जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आता है। तो इसमें यह था कि कोई भी पेपर अब देसी भाषा में या स्थानीय भाषा में नहीं छपेगा, केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में छपेगा। और भारतीयों के पास अंग्रेजी छोड़ो, अपनी देसी भाषा को पढ़ने और समझने का ही ज्ञान नहीं था। तो ऐसे में आप कुछ भी छापोगे, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि भारतीयों को अंग्रेजी आती नहीं है, अंग्रेजों को आती थी। वो ये देख पाते कि अंग्रेजी भाषा में क्या छपा है, अगर कुछ गलत छपा है ब्रिटिश शासन के विरोध में तो उसे दंड दिया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन भारतीयों के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि भाई उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा ना कि अंग्रेजी में क्या लिखा है आपने, उन्हें नहीं पता चल रहा है। तो इस वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यह कहा गया कि जितने भी क्षेत्रीय भाषा में, चाहे हिंदी, मराठी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, जो भी पेपर छप रहे हैं, अब इनको बंद करो। अब सारे के सारे पेपर या तो आप अंग्रेजी में छापो, नहीं तो छापो ही मत। मुंह बंद करने वाला जो अधिनियम बोला जाता था। आगे चल के लिटन ने मतलब लॉर्ड रिपन ने इसको फिर हटा भी दिया 1882 में, जो मैंने ऊपर बताया आपको। तो अमृत बाजार पत्रिका जिसने रातों रात अपना प्रकाशन बदल लिया और ये अंग्रेजी भाषा में छपने लगी थी। हिंदू पैट्रियार्ट के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी, और इसके संपादक बाद में बन गए थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन में आपको जनरली एससी मुखर्जी का ही नाम देखने को मिलेगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी। गिरीश चंद्र घोष कभी कभी देखने को मिल सकता है। तिलक के द्वारा 1881 में बंबई से केसरी का प्रकाशन किया गया और मराठा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। तो एक मराठा भी था और एक केसरी था। बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। ऐसा क्यों? क्योंकि तिलक कौन थे भाई, हमने पढ़ा था लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और जो पाल थे
बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष, ये सभी के सभी क्रांतिकारी या यूं कहे कि जो कांग्रेस की उग्रवादी टीम थी उसके सदस्य थे। तो जो उग्रवादी हैं वो उदारवादियों की नीति के खिलाफ थे, तो इसलिए इन्होंने जो भी पत्रिकाएं निकाली थी उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों की आलोचना के साथ कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की भी आलोचना करते थे। काल जो है ये परांजपे के द्वारा लिखी गई थी, काल परांजपे के द्वारा लिखी गई थी। बंगवासी मैं आगे बता दूंगा, और केसरी तिलक के द्वारा थी। तो यहां तक चीजें समझ में आ रही है। और आगे हम देखें कि संध्या युगांतर भी क्रांतिकारी हिंसक समर्थक थी, यानी कि संध्या और युगांतर जो थी, ये भी जो पत्र पत्रिकाएं थी, न्यूज़पेपर थे, ये सब भी किससे संबंधित थे? ये क्रांतिकारी विचारों से संबंधित थे। अब इसी तरह अगर हम देखें तो यंग इंडिया पत्रिका जो कि बंबई में 1999 में महात्मा गांधी द्वारा जो है कि प्रकाशित की जा रही थी, और पहले होम रूल पार्टी से संबंधित थी। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की भी स्थापना की थी। बांग्ला साप्ताहिक की बात करेंगे तो बांग्ला साप्ताहिक में एक सोम प्रकाश नाम की पत्रिका थी, और ये समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था, जो कि बांग्ला साप्ताहिक थी, जिसमें नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया गया था। फ्री प्रेस जनरल, ध्यान देना कि फ्री प्रेस जनरल और एक न्यूज एजेंसी है न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट के द्वारा पत्रिका है। और लीडर की बात करें तो उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे, और ये जो लीडर थे इसमें मदन मोहन मालवीय जी का, ये मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित है। इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है, और इसका प्रारंभ 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। प्रथम संपादक इसके मनसुख लाल नजर जी थे, और गुजराती, हिंदी और तमिल, अंग्रेजी। और मनसुख लाल जो नजर जी थे ये प्रथम संपादक तो थे ही थे, साथ ही साथ जो नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में, और कब की गई थी ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, तो इसके सचिव भी थे यहाँ पर। और हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ये कई बार पूछा जाता है, जो कि 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया कोलकाता से, और साप्ताहिक पत्र के रूप में था, जिसके प्रथम संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि हिंदी का ये पहला समाचार पत्र है। इससे पहले आपको बांग्ला में मिलेगा, उर्दू में मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा, मराठी में मिलेगा, लेकिन हिंदी में नहीं मिला। हिंदी में 1826 में पहली बार प्रकाशित किया गया उदंत मार्तंड, जो कि कोलकाता से जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया था। और आगे देखते हैं अगर हम, तो किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम भारत समाचार पत्र गंगाधर भट्ट के का साप्ताहिक बंगाल गजट था। ध्यान देना कि पहली चीज तो किसी भी भारतीय द्वारा, पहली बात, और अंग्रेजी भाषा में जो है कि प्रकाशित किया गया समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट था। जबकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप मानोगे तो हिंदू पैट्रियाट भी यहाँ पर आता है, ठीक है, हिंदू पैट्रियाट भी आता है, लेकिन बंगाल गजट सही होता है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक जुड़े हुए थे वंदे मातरम के रूप में, और 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी, जिसका प्रकाशन पटना से किया जाता है, और ये स्पेशली बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। स्वदेश वाहिनी या स्वदेश भिमानी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लै थे, जिनका जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 1878 ईस्वी में। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। तो भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी, और जो इंडिपेंडेंट था ये किसने शुरू किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने। ध्यान देना, ऑप्शन में आता जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, या फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा नेहरू रिपोर्ट के बारे में, जो कि 1929 में आती है, सॉरी 1928, हाँ 1928 में आती है ये। और ये जो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे इसमें मोतीलाल नेहरू जी थे, न कि जवाहरलाल नेहरू। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट जो पत्रिका है यह भी इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी से संबंधित है। फिर यहाँ पे कुछ समाचार पत्र हैं और कुछ उनकी भाषा, जैसे भारत मित्र की बात करेंगे तो हिंदी में थी, राष्ट्रमत की बात करेंगे मराठी में है, प्रजा मित्र की बात करेंगे गुजराती में, नायक की बात करेंगे बंगाली में। और ये आपका यूपी पीसीएस 2020 का प्रश्न है, पीवाईक्यू, आप देख सकते हो इसको। फिर यहाँ पे समाचार पत्र और संस्थापकों की बात करें तो यहाँ पर दैनिक आज की बात करें तो शिव प्रसाद गुप्त, जो कि बनारस के थे। द लीडर की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जी का है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है। द पायनियर जॉर्ज एलन का है। तो ध्यान देना, नेशनल हेराल्ड और द लीडर, ये आपको ध्यान रखना है। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप के द्वारा। तो कानपुर से ये प्रकाशित हो रहा था। और हरिजन की बात करेंगे तो एक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा में पब्लिश होता था, पुणे से प्रकाशित होता था 11 फरवरी 1933 से। और हरिजन महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा।
अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट और कवर करेंगे, फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला क्लास कंप्लीट हो जाएगा। अब रेगुलर आपको क्लास मिलेंगे और कल से पीवाईक्यू की सीरीज भी शुरू की जा रही है। वहीं हरिजन बंधु की बात करेंगे तो ये गुजराती में है, हरिजन सेवक की बात करेंगे तो ये हिंदी में है, और जबकि केवल हरिजन की बात करेंगे तो ये आपको अंग्रेजी भाषा में मिलेगा। तो तीन अलग अलग शब्द हैं, हरिजन बंधु गुजराती, हरिजन सेवक हिंदी और हरिजन आपको अंग्रेजी में। फिर यहाँ पे मराठी पाक्षिक के रूप में बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया, तो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने आरंभ किया 1927 बंबई से। तो ये मराठी की थी, पाक्षिक मतलब 15 दिन की थी, बहिष्कृत भारत। 20 जुलाई 1924 को अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और इसका उद्देश्य था कि अस्पृश्य लोगों की नैतिक दशा और भौतिक उन्नति करना, नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना। तो ये किसके द्वारा की गई थी, अंबेडकर के द्वारा 1924 में, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ जी को। और वहीं पे अल हिलाल की बात करेंगे तो अल हिलाल की बात करें तो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा इसको शुरू किया गया, और 1912 में ये उर्दू साप्ताहिक थी, हालांकि 1914 में इसमें प्रतिबंध भी लगा था एक बार। लाला लाजपत राय जी की बात करें तो लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक रूप में द पीपल का प्रकाशन किया गया। यूएसए में यंग इंडिया का भी प्रकाशन किया। तो लाला लाजपत राय जी ने लाहौर में वंदे मातरम, अंग्रेजी में जो कि उर्दू में था, और अंग्रेजी में द पीपल, और यूएसए में इन्होंने यंग इंडिया का भी प्रकाशन किया। हिंदू की बात करें तो हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक की बात करेंगे तो समाचार पत्र के संपादक गोखले थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी हैं, और बंगाली के समर्थक एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि दृष्टिकोण में उदार थी है। अब यहाँ पे कुछ समाचार पत्र हैं, उनके संपादक, जैसे काल की बात करें तो शिवराम महादेव परांजपे, मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि यह भी क्रांतिकारी पत्रिका है, तो परांजपे नाम आता है सिंपली। बंगाली की बात करें तो अभी हमने पढ़ा एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक की बात करें तो अभी हमने यहाँ पढ़ा गोखले जी के द्वारा है। और सोम प्रकाश की बात करें तो द्वारकानाथ विद्यानाथ भूषण के द्वारा, यानी द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा प्रकाशित की गई है। अब यहाँ पे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट के द्वारा जो है कि प्रकाशित किए गए समाचार पत्र हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करेंगे तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा। सर्च लाइट की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। लीडर की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, और जस्टिस टीएम नायर के द्वारा की गई थी। वहीं तहजीब उल अखलाक, अब देखिए ये सभी आपके कैसे प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, फैक्ट आधारित, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है, केवल फैक्ट आधारित है। तो बस जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको रिवाइज होती रहनी चाहिए, ताकि आप सोते जागते लेटते कैसे भी आप इसको अगर आप देख रहे हो वीडियो को, ताकि आपके लिए बेनिफिट रहे। तहजीब उल अखलाक की बात करेंगे तो सैयद अहमद खान, जो कि उर्दू भाषा में की गई थी। और द पायनियर की बात करें तो जॉर्ज एलन के द्वारा, जो कि इलाहाबाद से की गई थी, समाचार पत्र का प्रकाशन 1865 में। युगांतर की बात करें तो इसका संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। वहीं कौमी आवाज की बात करेंगे तो कौमी आवाज एक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। हालांकि इनके जो संपादक थे वो हयातुल्ला अंसारी जी थे। अब यहाँ पे नवजीवन के लिए गांधी जी है, स्वराज टी प्रकाशम की है, मूक नायक अंबेडकर की है, समाचार दर्पण जीसी मार्समैन की है, राष्ट्र गोफ्तार ये दादा भाई नौरोजी जी की है। और यहाँ पे पत्रिका और प्रकाशन का स्थान देखें तो ये यूपी स्पेशल है दोस्तों। जैसे स्वदेश का प्रकाशन गोरखपुर में हुआ, भारत बंधु का हाथरस में, सत्यवादी का आगरा में, शक्ति का अल्मोड़ा में। और हिंदुस्तानी की बात करें तो गंगा प्रसाद वर्मा हो गए, बिपिन चंद्र पाल की पुस्तक है न्यू इंडिया, और अरविंद घोष की वंदे मातरम, मोहम्मद अली की कामरेड। ध्यान देना कि ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है या है, ये बताइए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ही है, ये कॉमरेड से संबंधित, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये बस मैंने कंफ्यूजन के लिए आपको प्रश्न बना दिया था। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय की बात करें तो इन्होंने संध्या लिखी थी, और संध्या भी आपके क्रांतिकारी विचारों से संबंधित थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थन था, न कि राष्ट्रवादी, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आज भी आप पढ़ते हो, ये ब्रिटिश सरकार का समर्थक करता है, राष्ट्रवादी नहीं था। अब्दुल गफ्फार खान का 10 रोजा पत्रिका निकाली गई थी, जो कि सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे। ये पश्चिमोत्तर भारत में जो है कि नेतृत्व करते थे भारतीय राष्ट्रवाद का। और इसकी बात करें हम अगर एडिटर्स और यहाँ पे समाचार पत्र यानी कि संपादक, तो एस ए डांगे ने द सोशलिस्ट लिखी थी, मुजफ्फर अहमद ने नवयुग लिखा था, गुलाम हुसैन ने इंकलाब लिखा था, और एम सिंगार वेलू ने लेबर किसान गजट लिखा था। तो यहाँ पर हमने 2 चैप्टर को आज कंप्लीट किया, जिसमें एक आंदोलन की बात की थी और दूसरा एजुकेशन की बात की थी, तीसरा पत्र पत्रिकाओं की हमने बात कर ली। अब हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो कि आपका रहेगा सामाजिक सुधार
और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में, केशव चंद, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जितने भी जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर को फॉलो कर सकते हो और वहां से आप इसकी पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।